नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग फिर तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। अभी तक हमारी गाड़ी जहाँ तक गई है उस गाड़ी की खिड़की से थोड़ा झांक कर पीछे देख लेते हैं। उसमें हमने देखा है अभी तक हमारी गाड़ी कहाँ तक गई है, कुतुबुद्दीन ऐबक तक। हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। इस मध्यकालीन भारत में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है इस बात पे चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरबी आक्रमणकारी था, तुर्कों का आक्रमण के अंतर्गत हम लोग महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी यहाँ मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करता है। उसके बाद सल्तनत काल शुरू होता है और सल्तनत काल के पहले वंश गुलाम वंश के स्थापनकर्ता या संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त, चौगान को ही पोलो कहा जाता है, पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? चूँकि उसकी अकस्मात मृत्यु हुई थी तो इसलिए उसने कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना था, जिसके कारण तुर्क सरदारों ने उसके बेटे आराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। परंतु ये आराम शाह आराम पसंद इंसान था, इसीलिए 1210 ईस्वी में आराम से गद्दी पर बैठा और 1210 ईस्वी में ही आराम से गद्दी से उतर भी गया। हुआ यूँ, लेकिन कुछ फ्लैशबैक में चलते हैं जो कि आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ, बता रहा हूँ। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक जिंदा था, तभी वह भारत को प्रदेशों में तो जगह जगह अभियान कर रहा था। उस अभियान के उन्हीं अभियानों में से एक अभियान गुजरात का भी उसने किया। जब वहाँ वो गया था तो वहाँ से काठियावाड़ से एक गुलाम खरीद कर लाया था, जो गुलाम काफ़ी वफादार और काफ़ी योग्य था। सन 1197 ईस्वी में काठियावाड़ से गुजरात के अभियान से उसे खरीद कर भारत लाहौर लाया कुतुबुद्दीन ऐबक, और उस दास का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से ये इतना प्रभावित हुआ कि उसे ये बदायूं का गवर्नर तक बना दिया। यही नहीं, मोहम्मद गोरी भी इससे काफ़ी प्रभावित था। ये 1197 में लाया तो था। हम लोग जानते हैं कि 1205 ईस्वी में खोखरों के साथ भिड़ंत हुई थी मोहम्मद गोरी की। उसमें मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश तीनों लड़े थे। इल्तुतमिश भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिससे खुश होकर मोहम्मद गोरी ने इसे दास से मुक्त कर दिया और एक अच्छे पद पर इसे आसीन किया, जिस पद का नाम था अमीरुल उमरा। मोहम्मद गोरी ने भी इससे प्रभावित होकर एक अच्छा पद दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक भी इसे बदायूं का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी बेटी का विवाह भी इससे कर दिया। ये कहानी थी। अब यहीं पे बात आके फंसती है। इधर तुर्क सरदारों ने आराम शाह को अगला शासक बना दिया और इधर बदायूं में ये बात रास नहीं आई। किसको? कौन था बदायूं में? इल्तुतमिश। वो इल्तुतमिश का कहना था कि जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास एवं दामाद थे, उसी तरीके से मैं उनका दास और दामाद हूँ, इसलिए उत्तराधिकार के इस सिंहासन पर सबसे ज़्यादा हक मेरा है। इसी बात को लेकर वो चढ़ाई कर दिया। तो दिल्ली के नज़दीक जूढ़ नामक एक जगह है, उधर से इल्तुतमिश, इधर से आराम शाह। इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच सन 1211 ईस्वी में जूढ़ का युद्ध होता है, जिसमें
इल्तुतमिश आराम शाह को बंदी बनाकर, यानी पराजित करके बंदी बनाकर उसकी हत्या करवा देता है और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है खुद। लेकिन दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर राज कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि नया नया जो वंश बना था, नया नया जिस वंश की स्थापना हुई थी उसके काफ़ी प्रतिद्वंदी भी थे। इतने प्रतिद्वंदियों में सरवाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल काम था, चूँकि इल्तुतमिश काफ़ी योग्य एवं शक्तिशाली, यूँ कह लें कि हर तरह से परिपूर्ण था, तो उसने शासन करने में अपनी समर्थता दिखाई। जब ये शासन करने लगा तब तक इसके प्रतिद्वंदी कौन कौन थे भाई? एक था ताजुद्दीन यलदौज और एक था कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा। इन दोनों ने इसको सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और कह दिया कि नहीं, ये तो हम लोगों से भी कनिष्ठ है, और इस पर चढ़ाई कर दी है वो लोग कि नहीं, दिल्ली पर हुकूमत किसकी रहेगी? हमारी रहेगी। परंतु यह अपने सूझबूझ और साहस और शक्ति का परिचय देते हुए उन दोनों को हराने में कामयाब हो गया। सन 1214 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया यलदौज, और इसके अगले ही वर्ष सन 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध यलदौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ, जिसमें इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर दिया और उसको वहाँ कहानी ख़त्म कर दी। एक प्रतिद्वंदी से तो निपट लिया, अब दूसरे बच्चे थे इधर कुबाचा जी। अब कुबाचा जी से क्या होता है कि सन 1217 ईस्वी में इनसे भी युद्ध होता है और इनको भी पराजित करता है, लेकिन मारता नहीं है। फिर सन 1228 ईस्वी में उच्च पर अधिकार करके इनको नासिरुद्दीन कुबाचा को मजबूर कर देता है समर्पण के लिए, और इसी बात को नहीं सहन कर पाता है कुबाचा और सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर देता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इसके प्रतिद्वंदी जो प्रबल प्रतिद्वंदी थे वो तो समाप्त हो गए, इनसे ही निपट गया। अब ये शासन व्यवस्था पीसफुली करेगा। लेकिन यही बात ख़त्म नहीं हुई, ये तो इन दोनों की बात थी। इधर जब कुतुबुद्दीन ऐबक था उस समय बंगाल सल्तनत पीरियड का भाग हुआ करता था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरते ही बंगाल का शासक अली मर्दान खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। स्वतंत्र घोषित किया और अलाउद्दीन की उपाधि धारण की। एक पीढ़ी बीता, वो मर गया, उसका बेटा इवाज अगला शासक बना। उसने भी स्वतंत्र रहने का घोषणा किया और अपने सिक्के चलवाए और खुतबे भी पढ़वाए। इसी चीज को दबाने के लिए इल्तुतमिश लाहौर से कहाँ चला? बंगाल की ओर। सन 1225 ईस्वी में वो ये वहाँ गया। इससे पहले कि इवाज के साथ युद्ध होता, कि युद्ध करने से पहले ही इवाज ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस बात को निपटा कर वो जैसे फिर लाहौर की ओर आया, तब तक फिर वहाँ पर वो अपने आप को फिर स्वतंत्र घोषित कर लिया कि नहीं, मैं उसके अधीन नहीं रहूँगा, सल्तनत पीरियड के अधीन नहीं रहूँगा। इस बार इसका बेटा नासिरुद्दीन महमूद 1226 ईस्वी में वहाँ गया और उसको पराजित करके वहाँ अपना अधिकार जमा लिया लखनऊती पर। अभी 2 वर्ष ही हुए रहते हैं नासिरुद्दीन महमूद को कि वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे मृत्यु होती है तब तक एक इख्तियारुद्दीन बल्खा खलजी बंगाल पर अपना अधिकार कर लेता है। ये अधिकार होते हैं वहाँ पे शासन करने लगता है।
स्वतंत्र रूप से दिल्ली सल्तनत से हटकर। तो इसी चीज़ से निपटने के लिए अब इल्तुतमिश फिर 1230 ईस्वी में वहाँ जाता है और वहाँ पर बल्खा खिलजी मारा जाता है और फिर जो बंगाल स्वतंत्र हुआ था दिल्ली सल्तनत का पार्ट हो जाता है। ये बंगाल की कहानी थी। फिर इल्तुतमिश के जीवन में क्या होता है देखेंगे। 1200 हम लोगों ने बात किया कि 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध, 1217 में कुबाचा से संघर्ष, 1228 में भी उससे संघर्ष। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जो कि अक्सर परीक्षा पूछती है कि चंगेज़ खां किसके शासनकाल में दिल्ली तक आया था, या ऐसे दिल्ली सल्तनत में भारत में आया था। तो रूलर पूछता है तो रूलर उस समय इल्तुतमिश था। ये बात है सन 1221 की, जब चंगेज़ खां भारत आया था। लेकिन इससे पहले हम कहानी समझेंगे कि वो भारत क्यों आया था। वो आक्रमण करने के उद्देश्य से नहीं आया था। चंगेज़ खां बहुत ही क्रूर मंगोलिया का शासक होता है। वो जिधर से जाता था लाश का ढेर लगाते हुए जाता था। हालांकि वो बौद्ध था, बौद्ध लोग शांति प्रिय होते हैं, लेकिन वो जहां से जाता था उसको मार काट करते, खून खराबा करते ही चलता था। इसीलिए उसको सबसे खतरनाक शासक कहा जाता है, जिसको महान की भी उपाधि मिली है और सबसे बुरा होने की भी उपाधि मिली है। तो वो क्या कर रहा है कि बौद्ध रहता है, आगे चल के ये इस्लाम कबूल कर लेता है और तब तो इसको और मकसद मिल जाता है कि हम इस्लाम के नाम पर लोगों को मारते चलेंगे, ये साम्राज्य विस्तार के नाम पर सब चीज़ ओके रहेगा। तो बहुत खूंखार ये शासक होता है। इसके छोटे भाई को उज्बेकिस्तान का शासक मंगबर्नी, जिसका नाम जलालुद्दीन मंगबर्नी है, चंगेज़ खां के छोटे भाई की हत्या कर देता है। और वहाँ से हत्या करके जानता है वो कि चंगेज़ खां मुझे छोड़ेगा नहीं, तो वो वापस पंजाब की ओर भागता है इधर जान बचाने के लिए। और उसी का पीछा करते हुए चंगेज़ खां सिंध तक आता है। जब वो पंजाब में आता है मंगबर्नी, तो दिल्ली सल्तनत में अपना पत्र भिजवाता है मदद के लिए कि आप मेरी रक्षा करें, मुझे शरण दें। ये बात जैसे ही पता चलती है उसको, चंगेज़ खां को, वो भी दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के पास अपना संदेश भिजवाता है। कहता है कि अगर तुमने इसकी मदद की तो ये तो मरेगा ही नहीं, इसको कोई नहीं बचाएगा। मैं दिल्ली को तहस नहस कर दूंगा, दिल्ली सल्तनत को भी तहस नहस कर दूंगा। यदि तुम चाहते हो तो तुम शांतिपूर्ण अपना राज्य करते रहो और दिल्ली सल्तनत सही सलामत रहे, तो तुम इसकी मदद नहीं करोगे। यदि तुम मदद करते हो तो ये तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। इल्तुतमिश अपने सूझबूझ के आधार पर मंगबर्नी की कोई मदद नहीं करता है और चंगेज़ खां उसको मारकर फिर अपने वादा के अनुसार यहाँ से चला जाता है। क्योंकि उसने वादा किया रहता है कि अगर तुम इसकी मदद नहीं करोगे तो मैं बस इसको मारूंगा और वापस लौट जाऊंगा। तो ये विशेष घटना याद रखेंगे कि चंगेज़ खां किसके शासनकाल में भारत में आया था। इतने खूंखार आक्रमणकारी के भारत में आ जाना ही बहुत बड़ी घटना होती है, मानी जाती है। ये 1221 की घटना है। अब देखिए 1229 ईस्वी आता है, 1225 के बारे में पढ़े, उसने बंगाल पर अपना ही किया। 1225, 26 और 30 मिलाकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत में जोड़ा। 1229 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी बदलकर लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर ली, क्योंकि इसे लगता था कि इतने बड़े साम्राज्य को लाहौर से चला पाना मुश्किल होगा। इसलिए इसने दिल्ली अपनी राजधानी बना ली और दिल्ली से शासन करने लगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाहौर से दिल्ली किसने राजधानी बदली, तो इल्तुतमिश। अब देखिए शासन करने लगा, सब चीज़ ओके है। सन 1229 ईस्वी में ये सारी बात हुई।
1229 ईस्वी में ही इसने एक और काम कराया जिसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पढ़े थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की नींव रख दिया था। अभी एक मंजिल ही तैयार हुई थी कि वो चल बसा। उस कुतुब मीनार को निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश 1229 ईस्वी में उसका कार्य पूरा करा दिया। अब फिर समय आगे बढ़ा। सन 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर को जीता। 1227 ईस्वी में परमारों की राजधानी मंदसौर को जीता। 1231 ईस्वी में उसने ग्वालियर को जीता। अब जो ग्वालियर अभियान पर वो गया था वहीं से एक दास इसने भी खरीद कर लाया था जिसका नाम बलबन था, जो आगे बलबनी वंश की स्थापना करेगा। सन 1231 ईस्वी में इसने ग्वालियर के जीतने के बाद सिक्कों पर अपनी बेटी रजिया का नाम छपवाया। फिर उसने सन 1233 में चंदेलो तथा 1234-35 में उज्जैन तथा भिलसाओं के विरुद्ध सफल आक्रमण किए। सफल अभियान रहा इसका। अब पूछा जाता है कि इसका अंतिम आक्रमण कौन था या अंतिम अभियान कौन था? तो बामियान का अभियान। कहा जाता है कि जब बामियान का अभियान के लिए निकला था उसी समय इसकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत इतनी खराब हुई कि सन 1236 ईस्वी में 29 अप्रैल 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पूर्व यह अपनी बेटी के रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। इल्तुतमिश के 4 बेटे थे। बेटे कहें या संतान कहें, उसमें रजिया सुल्तान भी शामिल थी। एक नासिरुद्दीन महमूद, दूसरा रुकनुद्दीन फिरोज, तीसरा रजिया और चौथा बहराम शाह। इल्तुतमिश जानता था कि मेरे जितने भी बेटे हैं सब के सब नाकामयाब हैं, योग्य नहीं हैं। इसीलिए उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और 29 अप्रैल 1236 को उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर कुछ हम लोग बातचीत समझेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, यानी यूँ समझ लीजिए कि की पॉइंट ऑफ इल्तुतमिश पीरियड। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक रहा। उसका बेटा 1210 में ही बना, 1210 तक ही रहा। 11 में वो जुड़ के युद्ध में मारा गया। उसके बाद तो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के पीरियड को कुतुबी वंश के नाम से भी जाना जाता है। और जब इल्तुतमिश शासक बना उस समय से 1211 से लेकर 1265 तक इसने के पीरियड को शमसी वंश के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा क्यों, बताते हैं। ये सब याद रखने वाली बातें हैं। जब ये दिल्ली सल्तनत का शासक बना उस समय शमसुद्दीन के नाम से ये शासक बना। इसी से शमसी वंश इसने शमसी वंश की स्थापना की। ये गुलाम वंश के अधीन ही आ रहे हैं सब। कुतुबी वंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की, शमसी वंश इल्तुतमिश ने स्थापना की। अब इसके आगे चलेंगे। 1229 ईस्वी को बगदाद के खलीफा अली मंसूर ने इसे खलियत व प्रमाण पत्र भेजा। इसे सुल्तान आजम की उपाधि दी और ये वैधानिक तौर पर भारत का पहला सुल्तान बन गया। खलियत मिलने के पश्चात इल्तुतमिश
नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण करी। और ये इसके साथ घोषणा किया कि मेरे बाद जितने भी शासक आएंगे वो सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे और सुल्तान कहलाएंगे। और हुआ वो भी। सिर्फ खिज्र खां को छोड़कर बाकी सारे इसके सक्सेसर दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान के नाम से शासन किए। इसके बारे में और एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि इक्तेदारी प्रथा इसने शुरू की थी। इसने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी। अब तुर्कान चहलगानी क्या है ये भी समझ लीजिए कि जब ये शासक बना तो उस समय मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के जो सरदार थे इसके विरोध में आ गए, जिसे कुतुबी और मुइज़्ज़ू सरदार कहते हैं। उन लोगों का ये सफलतापूर्वक दमन किया। सफलतापूर्वक दमन करने के बाद इसे लगा कि ये लोग चाहे कोई भी आदमी विश्वास पात्र नहीं है, ये कभी भी दगा कर सकते हैं। इसीलिए अपने ये दासों में से 40 विश्वास पात्र दासों को चुना और उसी से एक संगठन बनाया जिसका नाम दल चालीसा ये रखा। तुर्कान चहलगानी दल चालीसा कहा जाता है। इसको चरगान भी कहा जाता है, दल चालीसा को। इक्तेदारी प्रथा भी इसने शुरू की। अब इक्तेदारी प्रथा क्या है? इक्तेदारी प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें साम्राज्य को छोटे छोटे खंडों में भाग में बांट दिया जाता है और वहाँ पर किसी एक व्यक्ति को टैक्स कलेक्ट करने के लिए रखा जाता है। इसी सिस्टम को इक्तेदारी सिस्टम कहा जाता है। जो छोटे छोटे राज्य बंटते हैं उसको इक्ता, और जो उसका अधिकारी होता है उसे इक्तेदार कहा जाता था। यह पहला तुर्क था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इसने चांदी के भी सिक्के चलवाए, तांबे के भी सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश बदायूं में, जामा मस्जिद, नागौर में आतरकीन का दरवाज़ा, दिल्ली में मुइज़्ज़ू मदरसा का निर्माण कराया। इस प्रकार हम लोगों का इल्तुतमिश ख़त्म हुआ। अब फिर अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अगले शासक के बारे में। पीरियड हम लोग समझ लेते हैं। 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक, 1210 से 1211 के करीब में उसका बेटा आराम शाह, 1211 से लेकर 1236 तक किसने शासन किया? इल्तुतमिश। अब इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।